हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के टॉपिक लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये क्लास आज आपका काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइट के जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पीसीएस, आरएएस, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका फिजिक्स का पोर्शन पूछने को जीएस का आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को हम एक डेरिवेशन तरीके से समझेंगे, पूरा एक लेंथी तरीके से, यानी डिटेल में समझेंगे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर अब यूपीएससी के लिए थियोरेटिकल सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और फ्रेंड्स, हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, जिससे आपको पेड कोर्स में भी ऐड कर दिया जाएगा। पेड कोर्स की डिटेल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर भी हटती है। और प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। तो देखिए, प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिली है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन की घटनाओं की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश तरंग गति यानी कि वेव मोशन जो होता है वो प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि यह किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। लेकिन ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होने की बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, और जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। देखिए, जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे है, ये जो आदि होती हैं, ये जब पड़ती हैं इस पर, तो वह धातु उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, और इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पाद होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैंगनी,
हरा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी। देखिए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्ध्य और प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ के आकार। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पदार्थ की चमक। देखिए क्योंकि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल, हरा, बैंगनी, नीला। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लाल, क्योंकि अक्षरों का उभरना समतल कांच की पट्टी पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है d बराबर t 1-1/μ, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इसलिए स्पष्ट है कि लाल रंग सबसे कम उभरा तथा बैंगनी रंग सबसे अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के बीच से कम होता है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है वो तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंगदैर्ध्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, और जिसकी वजह से कोशिकाएं आदि के आंतरिक अति सूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव यानी कि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी तरंगदैर्ध्य में भी कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, पीला, लाल, हरा, पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला, क्योंकि देखिए चाक्षुष प्रदर्श एकक यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, हरा और नीला ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? श्यान, भूरा, काला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए श्यान, क्योंकि नीला तथा हरा रंग के मिश्रण से श्यान रंग प्राप्त होता है, और इसे एक्वा रंग भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एक्वा रंग भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है, क्या है ल्यूमेन एकक? क्या है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, चमक का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 और 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीजियम। परमाणु
घड़ी सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, प्लेनो लेंस, मेनिस्कस लेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अभिसारी लेंस। क्योंकि अभिसारी को बोलते हैं हम इंग्लिश में कन्वर्जिंग। अभिसारी लेंस किरणों को सिकोड़ता है अथवा आप कह सकते हो कि एकत्रित करता है, और जबकि अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका, अभिसारी। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/10वां भाग, 1/8वां सेकंड, 1/16वां सेकंड और 1/5वां। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1/16वां। क्योंकि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड के लिए रहता है और इसे दृष्टि की दृढ़ता भी कहा जाता है। इसी कारण जब कोई चित्र एक अनुक्रम में दिखाई जाते हैं तो वो चलचित्र की भांति हिलने का भ्रम देते हैं। और मूवी और आपने एनिमेशन में देखा होगा कि एनिमेशन में आँख की इसी क्षमता का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/16 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा, आभासी और सीधा। क्योंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर, लेंस तथा फोकस के बीच बनता है और यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकाश का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। क्योंकि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा और सीधा होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़ी क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। और स्पष्ट ये भी है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और इसका प्रयोग जो होता है वो मोटर गाड़ियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो छोटे क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, और इसका जो मैंने बताया कि इसका प्रयोग जो होता है मोटर गाड़ियों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, अग्रद्वीप का प्रक्षेपण और पार्श्वदर्शी दर्पण। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पार्श्वदर्शी दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्राप्त होता है, जानते हैं आप सभी लोग, और इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, जिस कारण गाड़ियों के पार्श्वदर्शी दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? ठीक है, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस जो होते हैं वो वास्तव में कौन से होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं, क्योंकि अल्प फोकस दूरी उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। ठीक है,
उत्तल या अभिसारी लेंस जो होते हैं वो आवर्धक लेंस के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन के रूप में व्याख्या किया जाता है? वह गर्म हो जाए, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिए जाए, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं और उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है और यह घटना उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लेंसों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नियॉन। सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि नाभिकीय बल। देखिए, वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है। नंबर 1 विद्युत चुंबकीय, नंबर 2 सशक्त नाभिकीय, नंबर 3 दुर्बल नाभिकीय और नंबर 4 गुरुत्वीय बल। कह सकते हैं कि सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में सबसे सशक्त बल होता है और जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रकाश द्वारा, क्योंकि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा ही शुरू की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परावर्तन, क्योंकि देखिए, पारदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर एक के वातावरण को देख सकता है और इसका उपयोग ज़्यादातर पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि देखिए, परावर्तन प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं। एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये कोई तल है तो इस पे देखिए, ये आपतित किरण है इसकी, ठीक है, और ये क्या है? परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। तो ये, और यहाँ पे देखिए एक अभिलंब होता है, ये ऐसे, तो यहाँ पे जो होता है वो आपतन कोण होता है और यहाँ परावर्तित कोण होता है, यानी कि कोण आई और यहाँ पे कोण आर। इनका जो मान होता है वो कितना होता है? बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है और दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 कोर, नंबर 2 क्लैडिंग और नंबर 3 कोटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टी.एच. माइमा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं होती हैं
जो कि विशुद्ध कांच जिसे हम सिलिका बोलते हैं उसकी बनी होती है, और जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करती हैं। और ये वर्ष 1952 ईस्वी में भारत में जन्म लिया अमेरिकी भौतिकवादी नरेंद्र सिंह कपानी, इनके द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? देखिए, प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण घूर्णन। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्यंत्र, आँख की शल्य क्रिया और आपका संचार सेवा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि संचार सेवा। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है, और इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आजकल संचार में इसका खूब प्रयोग हो रहा है, और क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नलों को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले लिया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्द्राशी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा विशिष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, छोटा धारा वहन तार, संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, प्रकाशिक फाइबर यानी कि रेशा, संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, प्रकाशिक फाइबर यानी कि रेशा, क्योंकि अंतदर्शी यानी कि एंडोस्कोप की लंबी संकीर्ण नलिका में प्रकाशिक फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच चले जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है और कांच से होकर वायु में जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पानी से होकर कांच में चले जाता है। ठीक है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल की ओर जाता है, यानी कि पानी। ठीक है। अपवर्तनांक n बराबर देखिए कितना होता है 1.33, और कांच का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर 1.5 होता है। इसकी तुलना में विरल माध्यम है। ठीक है। और आप कह सकते हो कि प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला और काला। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, काला, क्योंकि दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों की कणों जो होते हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंग की तुलना में अधिक होता है, और परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला, काला और बैंगनी। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि काला। आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, और वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, और वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है, और इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जो कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। और इनमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक होता है, और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश जो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अपवर्तन और परावर्तन। क्योंकि देखिए इंद्रधनुष जो होता है उसके बनने का कारण परावर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है और यह पश्चिम से पश्चिम में दिखाई देता है और सायकाल पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा, क्योंकि इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, और इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनका 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। और इसमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। इसका निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा बड़ विक्षेपण के कारण होता है और सूर्य की सफ़ेद किरण जो होती है वो जब जल बूंदों पर पड़ती है तो उसके प्रकाश का बूंद के भीतर के अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जब बूंद बाहर निकलने लगती है तो विक्षेपित हो जाती है और इस प्रकार विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कह सकते हो कि इंद्रधनुष का बनना पूछा है इसमें, ना कि दिखाई देना। ठीक है, तो बनना कैसा? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से और जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण होता है और वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने में अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। प्रयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करें। देखिए, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसके सबसे बहम रंग के रूप में लाल प्रकाश और पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर देते हैं? परावैंगनी क्षेत्र में, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि दृश्य क्षेत्र में, क्योंकि संक्रमण आयन रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि वे दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर यहाँ पे होगा आपका दूरस्थ। ठीक है, पृथ्वी पर दूरस्थ से वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शिक, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और आवर्धक लेंस। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा, यानी कि पार्थिव दूरदर्शक, क्योंकि पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक यानी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली भी होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और आपका प्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रिज्म। प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशिक वस्तु है जिसकी समतल परिष्कृत सतहें प्रकाश का अपवर्तन करती हैं और श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का ही होना प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर। क्योंकि श्वेत या पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश में के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में व्यक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डायपर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का बनना है। प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यक्तीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अपवर्तन। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरणताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तरणताल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी कि जल से विरल माध्यम यानी कि वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि अपवर्तन। देखिए पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आभासी गहराई अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आभासी गहराई बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है। यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ताप हस्तांतरण है। यह आगत वितरण तथा निर्गत वितरण का संतुलन है। और महताप की वह मात्रा जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। सॉरी, यहाँ पे इसका जो होगा यह ताप, ठीक है, यह ताप की वह मात्रा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यह आगत वितरण। ठीक है, यह आगत वितरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। तो देखिए ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर सूर्य से आपतित और निर्गत विकिरण के संतुलन को ताप बजट कहते हैं। और पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का 29% भाग ऊपरी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। शेष 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धूल, धुएं एवं जलवाष्प तथा ओजोन आदि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अंत में शेष 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। रेले नाम के वैज्ञानिक ने प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई और तरंगदैर्ध्य में एक संबंध ज्ञात किया, यानी कि आई अनुक्रमानुपाती 1/4। ठीक है, आप कह सकते हो कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तक तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंगदैर्ध्य वाला बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होकर बिखर जाता ही है, लेकिन जो लाल रंग होता है, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, और इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों की टिमटिमाहट, सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। क्योंकि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और
आपको यहाँ ऑप्शन में दिखाया गया है कि अन्य घटनाएं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तरंग से भरे हुए बीकर का तेल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपवर्तन। क्योंकि तरल से भरे हुए बीकर का तल प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई हमें पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स अकाउंट, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फ्लिंट कांच। ठीक है, लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच और फ्लिंट कांच प्रयोग किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज आप कह सकते हो क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, पारदर्शी और कैमरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि सिनेमा। मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी भी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें द्रुत क्रम में देखा जाए तो आँखें चित्रों को जोड़ देती हैं और परिणाम यह निकलता है कि चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का उपयोग चलचित्र और टेलीविज़न यानी कि टीवी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकार के परिक्षेपण का। ठीक है, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो देखिए, मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है जिसमें प्रत्येक प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब और अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है और वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। और इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका का किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार जो था प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 4 और अनंत। तो देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे दिए जाएं तो इनके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनेगा और दर्पणों के बीच रखी वस्तु की अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि बहुमूर्तिदर्शी के अंदर दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके होते हैं जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परवलयीय दर्पण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परवलयीय दर्पण। क्योंकि वाहनों की हेडलाइटों के परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत में ऊर्जा को एकत्रित कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभ के बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयीय अवतल दर्पण किसी स्रोत में आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समानांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक अवतल, समतल, गोलीय उत्तल, बेलनाकार अवतल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, परवलयिक अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्तल। क्योंकि वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख पाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार के दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? अवतल एवं समतल, अवतल एवं उत्तल, उत्तल एवं समतल और समतल एवं उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, उत्तल और समतल। क्योंकि दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि दर्पण के नीचे का भाग समतल होने पर टांगें वास्तविक आकार की ही दिखाई देंगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उल्टा दर्पण और सीधा दर्पण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के पृष्ठीय गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं। और आप कह सकते हो कि यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए बाहरी सतह से होता है और अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। अगला क्वेश्चन है, वेग x युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? x, 2x, x/4, x/2। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, x। क्योंकि समतल सतह से परावर्तन के बाद प्रकाश के वेग यानी कि वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसकी ऊर्जा का क्षय अवश्य होता है। लेकिन जब प्रकाश फोटोन समतल सतह दर्पण से परावर्तित होता है तो इसके संवेग में परिवर्तन, चूँकि संवेग सदिश राशि होता है, ठीक है, परिवर्तन फोटोन का संवेग मान में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव यानी कि विपरीत दिशा हो जाने के कारण और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार दर्पण भी उतना ही संवेग प्राप्त करेगा। और यदि दर्पण अपरिमित द्रव्यमान का नहीं है तो संवेग परिवर्तन के कारण उसे ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आप कह सकते हो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार फोटोन की ऊर्जा में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइज्ड। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, यानी कि पोलराइज्ड। पूर्व में लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्म देखने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंस तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवण, परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। समुद्र की सीपी का सुनहरी दिखाई देना ध्रुवण की घटना ही होती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? कोडइकनाल में, ऊटी में, कवालूर में, नैनीताल में। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कवालूर। बेणु बापू वेधशाला यानी कि VVO बेणु बापू ऑब्जर्वेटरी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वेधशाला होती है जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। इसी वेधशाला में बेणु बापू दूरबीन स्थित है, जिसे एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। और इस दूरबीन का व्यास जो होता है वो 2.3 मीटर होता है। कितना? 2.3 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सावन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण है विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण और परावर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि व्यतिकरण। सावन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं
तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है? परिक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवण और प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसका देखो राइट आंसर मैं बताऊं आपको कि बरसात के दिन जल और छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह क्या होता है कि यह व्यतिकरण की घटना के कारण होती है। तो इसमें आपका व्यतिकरण आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये आपके चार ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? उच्चतम अपवर्तन, बहुलता आंतरिक परावर्तन, बहुलकत पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बहुलता आंतरिक परावर्तन। क्योंकि हीरा प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है, इसे विशेष प्रकार से तराश कर प्रकाश के पारगमन को रोका जाता है ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके, और इसी तराशी के कारण ही हीरे में ऐसी चमक और द्युति आती है जो इसकी सुंदरता का प्रतीक भी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, स्थिर वैद्युत तरंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और जो तरंग होती है आपकी तरंग या कण, तरंग प्रकृति के से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या इन्हीं से हो पाती है। जबकि कण प्रकृति से प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या होती है, और प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 को बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों अंतर क्या देखकर जाना जा सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेंस की लंबाई और आकार। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर लेंस की लंबाई और आकार देखकर ही जाना जा सकता है केवल। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और प्रदीप्ति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रदीप्ति। क्योंकि लैम्बर्ट का कोज्या नियम प्रकाश की प्रदीप्तता से संबंधित है, और प्रकाश की में लैम्बर्ट के कोज्या नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कोज्या के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट और 9.5 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 8.3 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, अतः निकटतम आप कह सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ही होगा, 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, उपरोक्त में से
कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक दोष आनुवांशिक होता है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों यानी कि प्रमुख रूप से लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? हरा, लाल, नीला, उक्त सभी रंग। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी रंग। इन सभी रंगों को नहीं देख पाता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया जो होता है वो एक प्रकार की वर्णांधता है, इसमें रोगी हरा, नीला और लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस यानी कि O3 पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह यानी कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसकी तह के कमज़ोर पड़ने में मुख्य भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैसों ने निभाई है, और व्यापक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों यानी कि रेफ्रिजरेटर्स में CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ा तो इनके वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत को क्षति पहुंची, और अन्य वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो वाहनों के धुएं में मौजूद रहते हैं वो भी ओजोन की परत को कमज़ोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संबंध बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष कणों अवशोषण करने में, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। क्योंकि ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी की धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का 93 से 99% मात्रा अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपर भाग ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी विकिरण से और अंतरिक्ष विकिरणों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि पराबैंगनी विकिरण से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी से वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन और हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोषम्य और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। नंबर 1, नेत्र का गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर, और नंबर 2, नेत्र लेंस की मोटाई यानी कि वक्रता बढ़ जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिससे किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? विकृति, निकट दृष्टि, अबिंदुकता और आपका दीर्घ दृष्टि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन सी होगा, यानी कि अबिंदुकता। अबिंदुकता का कारण आँख के गोलक की असीमित वक्रता है जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप से फोकस होता है और एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम और अनंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक।
क्योंकि नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकट बिंदु भी हम कह सकते हैं। और दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए या होता है। अगला क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, क्योंकि जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लेंस की क्षमता की, क्योंकि डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है और लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल की लेंस की क्षमता इसे कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी जो क्षमता निकालेंगे यानी कि p निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तरंगदैर्ध्य, ज्योति तीव्रता, लेंस की शक्ति, चुंबकीय शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेंस की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, पीत प्रकाश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि बैंगनी प्रकाश, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। और हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है, अर्थात आप कह सकते हो बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एन वी बराबर सी अपॉन वी होता है। ठीक है, यहाँ पे सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है और वी जो है कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल है। यहाँ पे एन वी जो है वो बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक है। ठीक है, और एन वी का मान अधिकतम तभी संभव है जब वी का मान न्यूनतम हो और कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? गैलीलियो, कोपरनिकस, माइकल फैराडे और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदाकिनियों यानी कि गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। क्योंकि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे गैलेक्सियों का पता लगाने में मेघाच्छादित परिस्थितियों में दिन रात कार्य करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेसर और लेज़र। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेसर, क्योंकि लेसर प्रकाश किरण पुंज अत्यधिक दिशक तथा सुसंगत भी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांच से जल, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंसुलेशन यानी कि आतपन का अर्थ है? ऊष्मारोधी सामग्रियाँ, आने वाली सौर विकिरण, अवलेय सामग्रियाँ, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आने वाली सौर विकिरण, क्योंकि किसी कालावधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आतपन कहते हैं और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो था वो इंसुलेशन होता है। और आतपन का मात्रक मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है।
अगला क्वेश्चन है तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात ही हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकतम जैविक क्षेत्र किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणें या एक्सरे, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि गामा किरणें। अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों से होती है, क्योंकि आवृत्ति के सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज़्यादा है, और गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन करते हैं, वो कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती है। परंतु इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा की जाती है और फसल के सुधार के लिए उत्परिवर्तित बीजों का भी निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा किरणें, क्योंकि गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य परिसर की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻14 मीटर के बीच होती है। इन विकिरणों में ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा संचित रहती है, जिससे इनकी वेदन क्षमता भी अत्यधिक होती है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारक, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरा का आकार। किसका? कैमरा का आकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि द्वारक से एपर्चर बोलते हैं। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता या द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा और नीला, पीला, हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल, नीला, हरा, क्योंकि फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग भी लाल, नीले और हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, धार्मिक स्थलों में रात में एकत्रित भीड़ मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना, रात में आने वाली युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, और समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि प्रकाश स्तंभों में अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोग समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें चेतावनी देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या करना होता है? ठीक है, पतली परतें कह सकते हैं फिल्में प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि पॉलीराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता है, और इसलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रकाश के 103 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आई होप इन क्वेश्चन से भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो जिससे हम आने वाले वीडियो में भी अच्छे से सुधार कर सकें। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आप सपोर्ट कर सकें उतना हमें सपोर्ट करने की कष्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। और हमारे फ्रेंड्स पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे पूरा आपको बता दिया गया है कैसे क्या करना है, और सिलेबस के लिए आप यूपीएससी का भी ज्वाइन कर सकते हो पेड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।